हम बात करेंगे आपके सामने, जो कि ये फिजिक्स का चैप्टर है। क्लास 7th में भी पढ़ा होगा, कमाल की बात ये है, थोड़ा सा पढ़ा होगा क्लास 7 के बारे में, बट क्लास 9th में इसके बारे में बहुत बढ़िया से है। क्योंकि आज जो हम शुरू कर रहे हैं मोशन को, क्यों कर रहे हैं, क्यों शुरू कर रहे हैं? क्योंकि हमने आपको बताया था, जामिया का सिलेबस बताया था, जामिया या एएमयू दोनों या पूसा, तीनों के बारे में, या कोई भी पॉलिटेक्निक कॉलेज है जितना भी, उन सब के बारे में मैंने बताया था कि जब भी आप पॉलिटेक्निक का एग्जाम देंगे, इस एग्जाम के अंदर 9th और 10th दोनों पढ़ना पड़ेगा, 9th भी और 10th भी, क्लास 9th हो या क्लास 10th हो, दोनों पढ़ना पड़ेगा। और क्या क्या पढ़ना पड़ेगा बच्चों? साइंस पढ़ना पड़ेगा, मैथ पढ़ना पड़ेगा, जीके पढ़ना पड़ेगा। अब साइंस के अंदर जो पढ़ना पड़ेगा, अगर डिप्लोमा का एग्जाम देने जा रहे हो या 11th में भी अगर आप एमयू में पेपर दे रहे हो, जब भी आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? 9th भी पढ़ना पड़ेगा, 10th भी पढ़ना पड़ेगा। तो बहरेकफ 9th क्लास एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर फिलहाल 7 है, पुरानी बुक खोलेंगे, ठीक है, हमारे टाइम वाली बुक, हाँ, तो उस बुक के अंदर चैप्टर 8 है एनसीईआरटी के अंदर, और ये फिजिक्स का ये फर्स्ट चैप्टर है ये उसके अंदर। अब मैं बताना चाहता हूं कि ये मोशन होता है कि अगर आप किसी बच्चों के मन में ये डाउट आ रहा हो कि सर ने ये मोशन चैप्टर यानी ये गति चैप्टर क्यों शुरू किया है, तो रीजन क्या है? मैंने आपको पहले बताया था कि आपको 9th जामिया या एएमयू या पूसा में जो पॉलिटेक्निक यानी कि पॉलिटेक्निक का एग्जाम देना हो, या फिर आपको 11th के लिए साइंस के लिए जामिया में या अलीगढ़ में देना हो, और अगर पॉलिटेक्निक का सिर्फ एग्जाम पूसा में देना हो तो उसके लिए 9th 10th दोनों पढ़ना पड़ेगा। और एक और मजे की बात बताता हूं, किसी बच्चे को आफ्टर 10th के बाद साइंस स्ट्रीम पढ़ना है तो उसके लिए एग्जाम का जैसे ही 10th क्लास का बोर्ड का पेपर खत्म या फिर 9th कंप्लीट करता हो, जिन बच्चों को लगा हो कि मैं 9th में घी स्पीड के पास आउट हुआ हूं, सारे बच्चों की यही हैसियत होती है। अब उन्हें लगता हो कि भाई मैं तो 10th में चलो हम मेहनत कर लेंगे, पास आउट हो जाएंगे, लेकिन अगर उस बच्चों को लगे कि 9th में मेरा जो है ना पूरा बेसिक खराब हो चुका है और हमें फ्यूचर में हमें डॉक्टर या इंजीनियर बनना है, तो डॉक्टर इंजीनियर बनना है तो इसका मतलब क्या है? आपको मैथ साइंस सही ढंग से पढ़ना पड़ेगा, आपका बेसिक हो गया खराब। तो पेपर जैसे कंप्लीट हो फरवरी मार्च के बाद अप्रैल मई, हालांकि 10th जो है ना अप्रैल से ही शुरू हो जाता है, तो बट अगर किसी बच्चों को 1-2 महीना स्किप कर दे 10th क्लास का, और वो बच्चे क्या करना शुरू कर दें वहां जाकर, बल्कि फिर दोबारा 9th क्लास को रिपीट करना शुरू कर दे, तो इनके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है कि 9th क्लास का फिर से सिलेबस है और जल्दबाजी में भी देख सकते हैं और प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। और जो बच्चे 10th भी पास आउट हो गए, 10th पास आउट होने के बाद कम से कम 3 महीने बच्चे इधर उधर मजे करते हैं, 2-2.5 महीने 3 महीने इधर उधर घूमते हैं, उनके लिए भी बेस्ट ऑप्शन ये है कि वो बच्चा जामिया मिल्लिया इस्लामिया के लिए, अलीगढ़ के लिए या पूसा वगैरह के लिए तैयारी करे, भले ही एडमिशन नहीं लेना, फिर भी वो बच्चा क्या करे? प्रिपरेशन करे। इनसे क्या होगा कि उसका जो फाउंडेशन कोर्स है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो हम ये भी कह सकते हैं इट इज द फाउंडेशन कोर्स ऑफ, है ना, साइंस स्ट्रीम। साइंस स्ट्रीम के लिए ये क्या है? एक फाउंडेशन कोर्स है। इससे क्या हो जाएगा कि आपका बेहतर हो जाएगा, साइंस हो जाएगा और मैथ भी हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पर मैथ और साइंस दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो फिजिक्स का ये है फर्स्ट चैप्टर है, फिजिक्स का ये फर्स्ट चैप्टर है मोशन, इसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। अब क्या होता है कि 7th क्लास में आपने पढ़ा होगा 7th में मोशन एंड टाइम के बारे में। अगर आपसे कोई पूछ ले कि मोशन क्या होता है तो क्या बताएंगे? साधारण सी भाषा में, साधारण भाषा जो सिंपल लैंग्वेज होता है अपनी भाषा में, किसी ऑब्जेक्ट का, अब यहां पर साइंस में ऑब्जेक्ट क्या है? कोई चीज है और वो चीज एक जगह से दूसरी जगह क्या हो गया? डिस्प्लेस हो गया, बदल गया हो, अपने पोजीशन को चेंज कर लिया। फॉर एग्जाम्पल एक चीज यहां था और यहां से यहां आ गया, शिफ्ट हो गया, कोई सामान यहां था यहां आ गया, अब यहां से यहां आने में टाइम भी लगा होगा। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट का एक ओरिजिनल पोजीशन से एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस हो जाना क्या कहलाता है? मोशन कहलाता है, ठीक है ना। हाँ, डिस्प्लेसेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज कॉल्ड मोशन।
किसी ऑब्जेक्ट का अपने पोजीशन से दूसरी जगह चला जाना क्या कहलाता है? मोशन कहलाता है, यानी गति कहलाता है। किसी वस्तु का एक जगह से दूसरी जगह क्या हो जाना? परिवर्तित हो जाना, ठीक है, या एक जगह से दूसरी जगह चला जाना क्या कहलाता है? मोशन कहलाता है, ठीक है। हाँ, इसी को हम कहते हैं मोशन कहते हैं। अब मोशन के लिए क्या क्या कंडीशन है? अब कोई चीज है अपनी जगह से दूसरी जगह कब जाएगी? जब उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगेगा तभी जाके वो जगह चेंज करेगा। अब कैसे क्या करता है? तो कोई ऑब्जेक्ट है और एक जगह से दूसरी जगह जाएगा तो जाहिर सी बात है क्या करेगा? टाइम लगेगा। अगर वो टाइम लग रहा है तो कैसे कैसे उसका बिहेवियर चेंज हो रहा है, उसके अंदर क्या बदलाव आ रहा है, क्या चेंजेस आ रहा है, इसके बारे में हम लोग अभी थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। इसीलिए अब देखिए इसके अंदर दो बातें हैं। एक तो क्या है? इनिशियल पोजीशन है, यानी कि जहां से शुरू हुआ है, और दूसरा क्या है? फाइनल पोजीशन है, या इसको हम ये भी कह सकते हैं, इनिशियल पॉइंट भी कह सकते हैं इसको, और इसको क्या कह सकते हैं? फाइनल पॉइंट भी कह सकते हैं, या इसको डेस्टिनेशन पॉइंट भी कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा है और यहां से इसका घर है और वो स्कूल जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसका डेस्टिनेशन है घर से स्कूल जाना। तो जहां से वो शुरू कर रहे हैं वो क्या है? इनिशियल पॉइंट है, और जहां जा रहा है जिसको डेस्टिनेशन पॉइंट या एंड पॉइंट भी कह सकते हैं, या उसको फाइनल पोजीशन भी कह सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि मोशन के अंदर किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन का चेंज हो जाना, डिस्प्लेस हो जाना, बदल जाना, चेंज हो जाना पोजीशन का, दैट इज कॉल्ड मोशन, ठीक है। मोशन का ये सिंपल सा डिफिनेशन है। अब ये मोशन क्या होगा कि भाई किस तरीके से मोशन कर रहा है? तो बेसिकली मोशन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मोशन अकॉर्डिंग टू देयर टाइम्स, टाइम के अकॉर्डिंग और डिस्टेंस के अकॉर्डिंग। अगर हम किसी चीज को हम देखेंगे मोशन के बारे में तो दो तरीके का है। पहला क्या है? एक तो यूनिफॉर्म मोशन है, और दूसरा क्या है? नॉन यूनिफॉर्म है। अब इसको हिंदी में क्या कहते हैं भाई? इसको कहते हैं समान गति, और ये है दूसरा है असमान गति। अब देखो नाम से पता चला, यूनि का मतलब होता है एक जैसा, फॉर्म मतलब एक जैसे रूप में। तो अगर एक ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह जा रहा हो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दो चीजें एक जगह से शुरू कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल दो बंदा है, एक बंदा एक्स है, दूसरा वाई है। अब ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जा रहा है। सिमिलर दूसरा भी क्या है? ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जा रहा है। टाइम दोनों का 20 सेकेंड लग रहा है, दोनों का सेम टाइम लग रहा है, और डिस्टेंस दोनों का क्या है? मान लीजिए एक मीटर है, फॉर एग्जाम्पल, कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए 1 ही मीटर है। अगर एक चीज, यानी वो एक चीज है, अगर ए पॉइंट से बी पॉइंट को 20 सेकंड में कवर कर रहा है, दूसरा वाला जो वाई चीज है ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने में 20 सेकंड लग रहा है, यानी दोनों जगह टाइम भी सेम है, डिस्टेंस भी सेम है। इसीलिए इसको यूनिफॉर्म मोशन कहा जाता है। यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा, समान गति, यानी जिसकी गति क्या हो? एक जैसी हो, समान इक्वल हो, यानी इक्वल डिस्टेंस को कवर करने में इक्वल टाइम इंटरवल लग रहा हो, ठीक है। अ बॉडी इज सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है ना, इफ दे हैव टेक, ठीक है ना, इक्वल टाइम इंटरवल टू कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल, ठीक है। यानी इक्वल टाइम इंटरवल को करने में, कंप्लीट करने में इक्वल डिस्टेंस को कवर करने में इक्वल टाइम इंटरवल लगता है, दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। अब इसका उल्टा है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। अब नॉन यूनिफॉर्म क्या है? सेम चीज, एक ऑब्जेक्ट था, वाई ऑब्जेक्ट था, ए से जा रहा है बी तक। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए पहला वाला कह रहा है कि भाई मैं 2 सेकंड में ही चला गया 1 मीटर, बहुत अच्छी बात। दूसरा वाला कह रहा है भाई मैं ना जाने में मुझे, सेम चीज है भाई, सेम ही है, ए से बी तक ही जा रहा हूं, डिस्टेंस सेम है, लेकिन कमाल की बात यह है कि सर मैं 30 सेकंड ले लिया हूं। अब देखो डिस्टेंस सेम है बट अनइक्वल टाइम है, ठीक है ना। तो ऐसे मोशन को नॉन यूनिफॉर्म, इसी के रिलेटिव इसको हम चेंज कर देते हैं कि दोनों को लगेगा शाम 30 सेकंड, यानी 20 सेकंड में एक ऑब्जेक्ट 1 मीटर गया और दूसरा 20 सेकंड में 1.5 मीटर चला गया। तो यहां पर भी क्या हो रहा है कि टाइम क्या है? पहला केस में क्या हो रहा था कि डिस्टेंस सेम था, टाइम अलग अलग जा रहा था। दूसरे केस में क्या था?
दूसरे केस में ये था कि भाई टाइम सेम था बट डिस्टेंस क्या कर रहा था, अनइक्वल कवर कर रहा था। ऐसे मोशन को हम क्या कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं, असमान गति कहते हैं, जो समान ना हो, इक्वल नहीं हो। ठीक है, यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक जैसा। स्कूल में जाते हैं ना, पहन के कहते हैं हाँ भाई क्या पहन गया, ड्रेस यूनिफॉर्म पहन गया, तो बेसिकली इट्स नॉट अ ड्रेस, इट्स अ यूनिफॉर्म। व्हाई? बिकॉज यूनि का मतलब होता है यूनिफॉर्म, मतलब एक जैसा, एक समान, इक्वल। ठीक है, तो ये चीज था यूनिफॉर्म मोशन और ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन था। अच्छा, अगर अब हम पढ़ क्या रहे, फिजिक्स पढ़ रहे हैं। फिजिक्स क्या होता है, स्टडी ऑफ नेचुरल फिनोमेना, जो हमारे नेचर में जो फिनोमेना हो रहा है, बदल रहा है, चेंज हो रहा है, दैट इज कॉल्ड फिजिक्स। तो फिजिक्स के अंदर हम यही सबको नोटिस करेंगे ना। अच्छा, मोशन था, मोशन में क्या था भाई कि एक ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन को चेंज कर दिया है, अच्छी बात है। अच्छा, कैसे, कहां से चेंज किया, यहां से शुरू किया। अच्छा ठीक है भाई, चेंज कर लिया, कैसे कैसे हो रहा था, तो कह रहे कि इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा था। इसमें क्या हो रहा था कि इक्वल डिस्टेंस में अनइक्वल टाइम ले रहा था, या इक्वल टाइम में, ठीक है ना, अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा था। ठीक है भाई, ये दो चीजें क्लियर हो गई। आगे फिर क्या है, अच्छा सर ऐसा होगा तो आगे क्या हो सकता है, इसीलिए एक डेफिनेशन आता है, एक और चीज आ जाता है इसी से। क्या आता है भाई, तो वो चीजें होती है, वो चीजें हो जाती स्पीड। अब स्पीड हो जाता है, बहुत बढ़िया, लेकिन जैसे हम स्पीड पढ़ते हैं ना, तो थोड़ा सा इससे पहले एक और चीज पढ़ लेते हैं। क्या सर, अगर हम ऑब्जेक्ट को मोशन करवाएं, ये तो इसके टाइम के अकॉर्डिंग देखा है, लेकिन अगर वो ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है तो क्या उससे कोई शेप बन रहा है? अच्छा हाँ, शेप जी, ये बहुत अच्छी बात कही आपने, क्योंकि फिजिक्स से हम फिनोमेना को देख रहे हैं। अब फिनोमेना को जैसे हम देखेंगे तो देखने के बाद क्या है, अच्छा कुछ शेप बन रहा है, हाँ जी बिल्कुल शेप बन रहा है, तो शेप के अकॉर्डिंग देखेंगे तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मोशन। क्या बात कर रहे हैं, ठीक है भाई, ये तो टाइम के अकॉर्डिंग था, बहुत अच्छी बात है। कैसे दो मोशन है भाई, तो एक होता है स्ट्रेट लाइन मोशन, इसको लीनियर मोशन भी कहा जाता है, रेक्टिलिनियर मोशन भी पढ़ेंगे इसके बारे में 11th क्लास में, बहुत बढ़िया से। और दूसरा हो जाता है कर्व मोशन। दो टाइप का कर्व है, ठीक है ना, या तो वो कर्व बन जाएगा या तो स्ट्रेट लाइन मोशन करेगा। स्ट्रेट लाइन मोशन क्या होता है, ठीक है ना, सिंपल स्ट्रेट मोशन भी कहते हैं जिसे हम। हाँ, अब ये सिंपल स्ट्रेट मोशन क्या होता है, बहुत अच्छी बात है। एक ऑब्जेक्ट है, या मैं हूं, मैं भी क्या हूं, ऑब्जेक्ट हूं। अब क्या कर रहा है, हम एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, जैसे यहां बता रहे थे, एक सामान था, एक जगह से दूसरी जगह, ए पोजीशन से बी पोजीशन से जा रहा है। अब क्या हो रहा है, मैं यहां से शुरू किया हूं, बहुत अच्छी बात है, कहां जाऊंगा, डेस्टिनेशन में। तो अगर मैं यहां से शुरू किया, यहीं जाकर रुकूंगा, जहां जाना है, क्लियर है, बीच में भी रुक सकते हैं, लेकिन वापस लौट के फिर नहीं जा सकते, नहीं। स्ट्रेट मोशन क्या होता है कि अगर एक इनिशियल पोजीशन से हमने किसी चीज को शुरू किया है, एक इनिशियल जगह से, एक जगह से हमने शुरू किया है और फिर एंड तक जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड, कौन सा मोशन है, स्ट्रेट पाथ मोशन है। स्ट्रेट लाइन कह दो या स्ट्रेट पाथ कह दो, सीधी रेखा में हम गमन कर रहे हैं, सीधा जा रहा है। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर ऐसे ही चलेंगे एकदम, नहीं। स्ट्रेट पाथ का मतलब है कि अगर हम एक ही एक्सिस पर चल रहे हैं, एक ही एक्सिस का मतलब है या तो एक्स एक्सिस पर चल रही है, वाई एक्सिस पर चल रहे हैं। थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा, पढ़ने नहीं पड़ेगा, थोड़ा सा पढ़ोगे बाद में। स्ट्रेट पाथ का मतलब है कि एक जगह से हमने शुरू किया, कहीं भी जा रहा है। ये नहीं होनी चाहिए कि एक बंदा यहां गया और फिर वापस आ गया, फिर आएगा। फॉर एग्जाम्पल, कभी शराबी को देखा होगा आपने, ड्रंकन को, जो दारू पी लिया हो और देखिए कैसे चलता है, थोड़ा आगे चलेगा और फिर क्या करेगा, ऐसे करके पीछे आ जाएगा। यानी इसका मतलब क्या हो रहा है कि वो बंदा क्या कर रहा है, सीधा नहीं चल रहा है, बल्कि आगे चल रहा है, फिर पीछे वो लट के वापस आ रहा है। यानी कि अगर इनिशियल पोजीशन से यहां शुरू किया तो यहीं जाके ही रुकनी चाहिए, सीधा जाके, या यहीं पर रुक के भी आगे बढ़ते रहनी चाहिए। लेकिन इसने क्या किया कि थोड़ा आगे बढ़ा फिर पीछे आ गया, तो वो स्ट्रेट लाइन पाथ मोशन को नहीं कर रहा है, ये लीनियर मोशन को नहीं फॉलो कर रहा है, ठीक है। लेकिन कर्व मोशन कैसा है, या इसको हम ये भी कह सकते हैं, सर्कुलर मोशन भी कह सकते हैं। अच्छा जी, अब सर्कुलर मोशन क्या करेंगे, सर आप तो कह रहे हैं कि अगर हम रास्ते से सीधा चलेंगे तो इसका मतलब है लीनियर मोशन को फॉलो कर, स्ट्रेट पाथ मोशन को फॉलो कर रहे हैं, सिंपल स्ट्रेट लाइन मोशन, कुछ भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, सर्कुलर मोशन यानी नाम से पता चल रहा है, कैसे कर रहा है, सर्कुलर यानी सर्कल के जैसे। फॉर एग्जाम्पल, पंखा नाच रहा है, या फिर जितने भी प्लैनेट्स है सन के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, वो किस तरीके से मोशन कर रहा है ना। तो एक सर्कुलर मोशन है। मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट यहां था भाई, एक ऑब्जेक्ट ये ऐसे मोशन कर रहा है, ये सर्कुलर मोशन है। क्या है ये, सर्कुलर मोशन है।
ये हो गया सर्कुलर मोशन, बहुत बढ़िया। यानी कि एक ऑब्जेक्ट चारों तरफ घूम रहा है, वो कौन सा मोशन है? सर्कुलर मोशन है। इसी से आपका फोर्स कैसे लगेगा, कौन सा फोर्स कैसे कैसे क्रिएशन होता है, कि दैट इज कॉल्ड, हर चीज को हम जो पैरामीटर होता है देखने का वो हम मोशन ही देखते हैं। चलिए ये तो हो गया हमारा शेप के अकॉर्डिंग, बहुत बढ़िया। सर अगर हम मोशन को हम देख लेते थे, यहां से कुछ चीजें आ जाती है? हाँ जी बिल्कुल आती है। क्या आती है? चलिए आप बताते हैं हम आपको। स्ट्रेट लाइन मोशन अगर हम कवर कर रहे हैं, तो किसी ने कहा कि सर अगर हम यहां से जा रहे हैं यहां तक, ये क्या कहलाएगा? दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अगर आपसे कोई पूछेगा कि डिस्टेंस, इसको हिंदी में कहते हैं सरल रेखीय गति कहते हैं, इसको वक्रीय गति कहते हैं। अब डिस्टेंस को हिंदी में कहते हैं दूरी। अब ये दूरी क्या होता है? देखिए अगर कोई बंदा जा रहा शुरू कर रहा है, मान लीजिए सर्कुलर मोशन की बात करते हैं, यहीं से शुरू किया होगा ना, यहां से कहीं से, मान लीजिए यहां से शुरू किया है, तो ये पूरा का पूरा घूम गया, तो इसका मतलब क्या? ये पूरे रास्ते की दूरी है। तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? एक्चुअल पाथ लेंथ, सॉरी एक्चुअल पाथ लेंथ। जो हकीकतन जो होता है, वास्तविक जो पथ की दूरी होती है ना, जो सॉरी पथ की जो लंबाई होती है ना, लेंथ मतलब लंबाई, इसकी एक्चुअल पाथ लेंथ, दैट इज कॉल्ड क्या कहलाएगा? डिस्टेंस कहलाएगा। फॉर एग्जांपल यहां से यहां तक जा रहा है, स्ट्रेट मोशन को देखेंगे तो ये इसकी जो होगी हाइट, या मान लीजिए कोई आदमी ऐसे जा रहा है, कहा कि सर हम यहां से शुरू करेंगे, हमको जाना है, ठीक है भाई जाओ, ये इसका एक्चुअल पाथ लेंथ हो गया। फॉर एग्जांपल ए बी सी, यहां से जा रहा है, ये इसका एक्चुअल पाथ लेंथ, यहां से शुरू करेगा ना, यानी कि पहले क्या हो जाएगा? डिस्टेंस जो इसका हो जाएगा ना, डिस्टेंस ये डी से मान लीजिए, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? यहां पर ए बी हो जाएगा और प्लस बी सी हो जाएगा, ये दोनों को जोड़ दिया। अगर हमारे पास ये डिस्टेंस के बारे में पता चल गया, बहुत बढ़िया भाई। अब जैसे हम डिस्टेंस के बारे में पता कर लेते हैं, तो हमारे मन में ना कुछ थोड़ा सा विचार आता है कि सर अगर हम पढ़ रहे हैं तो ठीक है, सर्कुलर मोशन है तो पूरा का पूरा घूम रहा है, कोई बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ना यहां पर देखते हैं, जैसे ये वाले पथ में, तो कह रहे सर एक बात बताइए, अगर मैं सीधा यहीं से निकल लूं यहां, तो क्या हो नहीं सकता? हाँ बिल्कुल हो सकता है, लेकिन अब ये क्या हो जाएगा? अब इस केस में देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, अगर ये परपेंडिकुलर होगा तो ये 90 डिग्री बनेगा, 90 डिग्री बनेगा तो ये कौन सा एंगल बन जाएगा? राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा। राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा, ये तो ट्राइंगल बन गया सर। लेकिन सर अभी भी हमारे सवाल में क्या आ रहा था कि सर हम अगर इन दोनों को जोड़ रहे थे तो डिस्टेंस आ रहा था, क्या मैं यहां से जा सकता हूं? हाँ जी बिल्कुल जा सकते हो। कैसे? अगर यहां से सीधा जा रहे हो तो इसको पता क्या कहा जाता है? डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डिस्प्लेसमेंट, यानी हिंदी में इसको कहा जाता है विस्थापन। अच्छा, अब इस विस्थापन क्या होता है? तो हमने क्या शॉर्टकट जा रहा है ना, तो शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ को, जो शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ होता है ना, उसको हम डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन कहते हैं। बहुत बढ़िया जी। अब इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए मैं यहां खड़ा हूं और मुझे गली में जाना हो नीचे, तो या तो मैं दो रास्ता है, एक तो मैं जीना होकर चला जाऊंगा आराम से, जो रास्ता नॉर्मल रास्ते से, दूसरा जुगाड़ क्या है कि मैं डायरेक्ट छत से नीचे जंप कर जाऊंगा, लेंथ भी क्या होगा? दूरी का कम होगा। तो वो क्या है? वो डिस्प्लेसमेंट है। जैसे यहां पर देखो, यहां से इधर से घूम के जा रहे हैं तो वो क्या है? डिस्टेंस है, बट इधर से जा रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट है। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट निकाले कैसे? कुछ फिगर ऐसे होते हैं जिसको हम पॉलीगन कहते हैं। 8वीं क्लास में पढ़ा होगा कि जो लाइन सेगमेंट से जो क्लोज फिगर बनता है, लाइन सेगमेंट से जो क्लोज फिगर बनता है, उसको हम क्या कहते हैं? पॉलीगन कहते हैं। और पॉलीगन के लिए कम से कम मिनिमम 3 लाइन होनी चाहिए। कितना होनी चाहिए? मिनिमम 3 लाइन। तो मान लीजिए अगर हमें ये पता है कि राइट एंगल ट्राइंगल क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल पता है, 7वीं क्लास में पढ़ा होगा आपने थोड़ा सा पाइथागोरस के बारे में। सबसे बड़े साइड को क्या कहते हैं? हाइपोटेन्यूज। अब इसमें ना परपेंडिकुलर इसके 10th में पढ़ेंगे इसके बारे में, बट हम मान लेते हैं कि ये मान लीजिए परपेंडिकुलर है और ये है बेस। तो क्या कहता है पाइथागोरस थ्योरम कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर।
क्या कहता है? तो फॉर एग्जाम्पल अगर ये 4 मीटर है और ये 3 मीटर है तो ये पाथ लेंथ कितना हो जाएगा? कुछ बच्चे कहेंगे सर 4 3 7, 7 तो डिस्टेंस है, 7 क्या हो जाएगा? यहां पर दोनों को जोड़ेंगे तो मान लीजिए सेंटीमीटर है तो डिस्टेंस है, लेकिन हमें निकालना हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर मान लिया 4, ये 4 है, ये 3 है, 4 का स्क्वायर और प्लस ये 3 का स्क्वायर, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16 प्लस 9, यानी हाइपोटेन्यूज अंडर रूट में क्या हो जाएगा? 25, और h की वैल्यू क्या आ जाएगा? 25 इसका 5 का होगा। अच्छा, कुछ बच्चे रूट से जब भी हम नंबर निकालते हैं तो हम क्या लिखते हैं? प्लस माइनस, लेकिन यहां पर हम प्लस ही लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि किसी चीज का लेंथ या हाइट या ब्रेथ कभी भी निगेटिव में नहीं होता, हमेशा पॉजिटिव में होता है, क्योंकि डिस्टेंस को हम हमेशा पॉजिटिव में नापते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? हाइट आ जाएगा 5 मीटर, यानी कि आप खुद देखो ना, इधर से जा रहा था 7, इधर से सीधे 5 में हो गया, यानी कि 2 सेंटीमीटर का फर्क पड़ा। तो यहां पर यही चीज आ गया है कि डिस्टेंस जो होता है वो क्या, सॉरी, एक्चुअल पाथ लेंथ को कहते हैं। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ को कहते हैं, और मैंने वो करके दिखा दिया। अगर ऐसा फिगर आ जाए पॉलीगन तो आप निकाल सकते हैं। अच्छा, एक मिनट और, अब इसके अंदर क्या होता है, बस इतनी चीजें हैं, बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा इतनी चीजें, क्योंकि बोर्ड भी भर गया है और ज्यादा लंबा होगा तो आपको बोरिंग सा लगेगा। अगर किसी बच्चों को इसमें डाउट हो कमेंट कर देना, मैं बताऊंगा। ठीक है, ठीक है।